So, hello students. This is our second chapter अष्टांगा दिनचर्या और वन डे वन चैप्टर सीरीज ये चल रही है अपनी, ठीक है। और उसके अंतर्गत ये अपना सेकंड चैप्टर हम लेके आए हैं वन डे वन चैप्टर सीरीज के अंतर्गत, राइट। दैट इज दिनचर्या। दिन में जो प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे हम इंक्लूड करते हैं दिनचर्या चैप्टर के अंतर्गत। तो इसका फास्ट एंड क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर रविंद्र कुमार एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल BMS डॉक्टर आर के। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। दिनचर्या, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं। दिनचर्या वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो दिनचर्या वर्ड का मीनिंग जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दिन प्लस चर्या, यानी कि प्रतिदिन जो चर्चा की जाए, ठीक है। चर्चा यानी कि जो आचरण किया जाए। चर्चा का मतलब वाद विवाद नहीं होता, चर्चा का मतलब जो आचरण किया जाए, राइट। तो आचरण मतलब कि आचरण क्या है? वह आहार विहार जो कि लौकिक यानी कि इस लोक में और पारलौकिक यानी कि दूसरे लोक में जो मृत्यु के पश्चात जाते हैं, तो वह आहार विहार जो लौकिक व पारलौकिक दोनों में क्या होता है? हितकारी होता है, अपने को सुख देने वाला होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? आचरण। और वही आचरण पूरे दिन भर किया जाए तो उसी को हम दिनचर्या बोलते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि अपने पास कुछ फिक्स स्टेप हैं कि इतने दिन मतलब अपने को ये स्टेप फॉलो करने हैं और अपना दिनचर्या चैप्टर हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। प्रातः उठने से मलोत्सर्ग, दातुन, फिर आचमन, ठीक है। ये कंप्लीट अपना रात्रि सोने तक ये दिनचर्या का शेड्यूल है, ठीक है। इसको किस तरह फॉलो करना है, इसमें हर एक से कौन से इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रातः उठना। तो प्रातः उठने का समय निर्धारित है आयुर्वेद के अनुसार, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उत्तिष्ठे उठना चाहिए, स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, स्वस्थ आयु की रक्षा के लिए। स्वस्थ आयुष मतलब कि आयु की रक्षार्थम, रक्षा के लिए, स्वस्थ आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अब क्या होता है, इसके लिए कुछ लाइन्स हैं। जैसे कि रात्रि का ये अंतिम पहर होता है, यानी कि जो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 4 से 6 बजे तक का, ठीक है। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी को उठना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए, राइट। ये सारे के सारे जितना भी दिनचर्या है स्वस्थ व्यक्ति के लिए है एप्लीकेबल। यहाँ पर एक पुरुषार्थ चतुष्ट लिखा हुआ है ना, याद रखिएगा। साइड में, जैसा कि मैं आपको पता ही होगा, मैं साइड में कुछ स्पेशल पॉइंट्स चलते हैं, वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बट इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में, ठीक है। तो पुरुषार्थ चतुष्ट लिख लीजिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ चतुष्ट होते हैं। अब प्रातः उठने के पश्चात क्या किया जाता है? सबसे पहले मलोत्सर्ग। मलोत्सर्ग में दिशा का इम्पोर्टेंस रोल होता है, ठीक है। यानी कि अगर अपने को प्रवाह या वेग आ रहा है, ठीक है, मलोत्सर्ग का, मल मूत्र का, तो अगर दिन का समय है तो नॉर्थ साइड में मुख करके मलोत्सर्ग करना चाहिए। अगर रात्रि का समय है तो साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में फेस करके, मुख करके मलोत्सर्ग, मल मूत्रोत्सर्ग करना चाहिए, ठीक है। दातुन, ये दातुन से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसको लेके, दातुन का जो दातुन कैसी होनी चाहिए, इसको लेके अपने पास क्वेश्चन आता है। इसके 3 स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट, दातुन यानी कि अपने पास मतलब ब्रश करना, ठीक है। तो दातुन की विशेषताओं में पहला है अपने पास आक, वट, खदर यानी कि खैर, करंज व कुकुब। कुकुब को अर्जुन का पेड़ बोलते हैं, ठीक है ना, अर्जुन। तो इन वृक्षों की होनी चाहिए अपने पास जो दातुन है, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, राइट डाउन, ठीक है, एज इट इज, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये 5 पेड़ हैं, इनकी ही दातुन क्यों होनी चाहिए? इस तरह के अन्य वृक्षों की दातुन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनमें गुण होता है कटु का, तिक्त का और कसाय। ये रस होते हैं उनमें मधुर, अम्ल और लवण रस नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें मधुर, अम्ल, लवण रस होते हैं वो उनकी दातुन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कटु, तिक्त और कषाय होते हैं ये दांतों के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। इससे दांत स्ट्रांग होते हैं, मसूड़ों में खून नहीं निकलता है, वो ये सारी चीज़ें अपने पास, दांत तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है ना।
तो ये इनके गुण होते हैं, इन्हीं के कारण दांतों में क्या आती है, स्ट्रांगनेस बढ़ती है। ठीक है। थर्ड है कि इसका जो दातुन का अग्रभाग कोमल होना चाहिए। कोमल कैसे, चबाया हुआ, जैसे मुख से चबा के उसको आगे के भाग को कोमल करते हैं। उसकी जो मोटाई है वो कनिष्ठिका उंगली, जो लिटिल फिंगर होती है, उसके समान होनी चाहिए। और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 12 उंगली की, और वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है। इसका एक आगे यूज भी आता है, जैसे अगर दांतुन कर लिया है उसके पश्चात जिह्वा निर्लेखन, यानी कि उससे जीभ को भी साफ किया जा सकता है। ठीक है। तो आजकल तो वो दूसरे आते हैं जीभ साफ करने के लिए, तो सबसे पहले ये दातुन से ही इसके जब इससे दातुन कर लिया गया हो उसके पश्चात जब ये 12 अंगुल की दातुन से ही जिह्वा का निर्लेखन यानी कि जीभ को साफ किया जाता था। ठीक है। इसके बाद अपने पास प्रातः उठने से मलोत्सर्ग और दातुन करने के बाद एक वर्ड होता है आचमन, जो कि दंत धावन से जस्ट पहले किया जाता है। आचमन का मतलब होता है हाथों में पानी लेकर और आंखों को धोना। ठीक है ना। मुख में पानी भरा हुआ होना चाहिए। जब हम दातुन कर लिए उसके बाद हम मुख साफ करते हैं, तो उसके लिए हाथों में पानी लेकर और आंखों को साफ करना, उससे क्या होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है। तो वो वर्ड है आचमन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दंत धावन विधि। ठीक है। अच्छा, दंत धावन में नॉर्मल थिंकिंग है, आप सोच सकते हैं कि दांतों को अपने पास ऐसे सीधे ब्रश करनी चाहिए, दातुन सीधा करना चाहिए, इसको दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अपने पास जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, उनको अच्छे से करना चाहिए, यानी कि मसूड़ों पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। उनसे रक्त स्राव नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो धीरे धीरे दंत धावन करना चाहिए। ये बस इसका थ्योरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है सच है। ठीक है। इसके बाद अपने पास 2 वर्ड आते हैं जी, अपने को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनमें अंतर भी पूछा जाता है, इनका डेफिनेशन भी आता है। तो ये हैं 2 टॉपिक, सौभिरांचन और रसांचन। आँखों को धोने के पश्चात दंत धावन करने के पश्चात अब आता है आँखों में अंजन का प्रयोग। अंजन टोटल 5 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर 2 का वर्णन है। आगे नेक्स्ट ईयर में बेसिकली 5 प्रकार के अंजनों का वर्णन है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ ओनली 2 अंजन का वर्णन है। एक है सौभिरांजन, जो कि नेत्रों में लगाना हितकारी होता है और इसे प्रतिदिन लगाया जाता है। ठीक है। जिनको हम काजल बोलते हैं। ठीक है। आंखों में काजल लगाते हैं रोज रात में। ठीक है। तो ये नेत्रों में लगाना हितकारी है, प्रतिदिन लगाया जाता है। इसका काम क्या है, ये वेदना शांत करता है, दर्द होता है आंखों में वो शांत करता है, और जो आंखों में कोई भी मैल जमा होता है, ठीक है, उसको निकालता है। ठीक। और आंखों में तेज लाता है, तेज यानी कि रोशनी प्रदान करता है। इसके बाद है रसांजन। रसांजन और सौभिरांजन में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वो प्रतिदिन यूज होता है और यह 7 दिन में एक बार यूज होता है। नेत्रों से कफ नाश के लिए प्रत्येक 7 दिन में एक बार रसांजन का प्रयोग करना आवश्यक है। कफ का नाश क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नेत्र होते हैं वो पित्त का स्थान होते हैं। ठीक है। और तो कफ नाश आवश्यक है, क्योंकि अगर कफ रहेगा तो पित्त वहाँ पर नहीं रह सकता है। और इसका मतलब ये है कि जो पित्त का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, सूर्य यानी कि तेज के स्थान से। ठीक है ना। सूर्य यानी तेज, तेज यानी कि दृष्टि। ठीक है। तो उससे लिया गया है। ठीक है। अग्नि। ठीक है। इनडायरेक्टली अग्नि से लिया गया है। अच्छा, जहाँ पर जल प्रधान होता है वहाँ पर अग्नि नहीं रह सकती है, इस वजह से कफ में आता है जल प्रधान। ठीक है। जो कफ में जल प्रधान तत्व होता है, तो अगर कफ होगा वहाँ पर तो वहाँ पर अग्नि नहीं रह सकती, यानी तेज नहीं होगा, यानी कि आँखों में रोशनी कम होगी। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर कफ का नाश होता है, किससे, रसांजन के प्रयोग से। तो इसका 7 दिन में एक बार प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है नश्य आदि सेवन। अंजन के पश्चात नश्य यानी कि जिसको नावन बोलते हैं, गंडूस, धूम्रपान व तांबुल का क्रमशः सेवन करना चाहिए। ठीक है। देखते हैं इन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है। नश्य का मतलब होता है नशिका मार्ग से तेल का सेवन। ठीक है। यानी कि जो दोनों नशिका मार्ग हैं उसमें तेल को यूज करना। ठीक है। तेल डालना क्यों, क्योंकि प्राचीन समय से आयुर्वेद में कहा जाता है कि नशिका मार्ग से जो सिर होता है उसका सीधा संबंध होता है, तो नशिका मार्ग से अगर तेल का यूज किया जाए तो वो सिर तक पहुंचता है। ठीक है। इसलिए नस्य यूज किया जाता है। अब इसके बाद आता है अपने पास सेकंड गंडूस। तो गंडूस और कवल, हम यहाँ पर 2 वर्ड हैं, उनको नीचे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है धूम्रपान।
ठीक है। तो धूम्रपान तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, धूम्रपान करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पर दिनचर्या में, ठीक है। और फोर्थ है तांबुल। तो तांबुल का मतलब होता है पान का सेवन, ठीक है। तो सुबह उठने के बाद पान का सेवन करना चाहिए या खाना खाने के बाद पान का सेवन करना चाहिए, तो वो ये वर्ड है, ठीक है। तो नश्य और तांबुल आपके दोनों क्लियर हैं, धूम्रपान क्लियर, एंड एक वर्ड है गंडूस। तो इसका मतलब होता है कि मुख में इतना द्रव भरा जाए जिससे उसे मुख में घुमाया ना जा सके। ये जो वर्ड हैं दो, तांबुल गंडूस और कवल, इन दोनों का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मुख में इतना द्रव भर लें कि उसको दाएं बाएं हम घुमा ना सकें, उसको गंडूस बोलते हैं। और ये जिसके जस्ट अपोजिट है कि मुख में इतना द्रव भरें जो आसानी से दायां बाएं घुमाए जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं कवल, ठीक है। तो गंडूस और कवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नशे क्लियर है, धूम्रपान क्लियर एंड तांबुल क्लियर। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जैसे कि कुछ पॉइंट्स ये क्लियर करे हैं, प्रातः उठने से लेकर, फिर हमने प्रातः उठने के पश्चात मलोत्सर्ग दातुन ये पढ़ा, ठीक है। इसके बाद दंत धावन विधि पढ़ी, आचमन पढ़ा, ठीक है। सौविरांजन यानी कि अंजन का 2 प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नश्य आदि सेवन पढ़ा है, गंडूस कवल पढ़ा है। और अब आते हैं अपने पास कुछ 2 चीज़ें, ये एक होता है अभ्यंग और एक होता है व्यायाम, तो इनकी चर्चा करते हैं। तो 2 पॉइंट जो मैं बता रहा था, अभ्यंग और व्यायाम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। फर्स्ट है दातुन, सेकंड है गंडूस व कवल, थर्ड है अपने पास अभ्यंग यानी कि अभ्यंग हो, अभ्यंग निषेध हो, यानी कि अभ्यंग का टॉपिक, ठीक है ना, डायरेक्ट डन। एंड फोर्थ है व्यायाम। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के 80 to 90% चांस होते हैं, और आता भी यहीं से है, दातुन, गंडूस व कवल, अभ्यंग और व्यायाम। हम बाद में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो तब आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यंग। अभ्यंग के लिए इसका मतलब होता है कि शरीर पर तेल की मालिश करना, ठीक है। अब हम शरीर पे आ गए, सबसे पहले हमने मुख को साफ कर लिया, ठीक है ना। अब हम शरीर पे आते हैं, ठीक है। तेल की मालिश करना जरावस्था को ये रोकता है। शरीर पर पूरा तेल की मालिश करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हैं, अभ्यंग के लाभ, ठीक है। ये अभ्यंग के लाभ लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये अभ्यंग की डेफिनेशन है कि अभ्यंग किसको बोलते हैं, शरीर पर तेल की मालिश करने को अभ्यंग बोलते हैं। इसके लाभ क्या हैं, वो ये हैं कि ये जरावस्था को रोकता है, थकान को रोकता है, वातनाशक होता है, आयु से इससे करने से आयु की वृद्धि होती है, शरीर सुदृढ़ होता है, और नींद जो होती है वो अच्छी आती है, ठीक है। अब है एक टॉपिक अभ्यंग निषेध। अभ्यंग निषेध का क्या मतलब है, ठीक है। अभ्यंग निषेध जनरली जो कफ से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको मना किया जाता है, यानी कि किसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, किसको शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। जो कफ से पीड़ित व्यक्ति हैं, कफ से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको अभ्यंग निषेध होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास जिन्होंने पंचकर्म किया हुआ हो, शीघ्र उनका पंचकर्म हुआ हो, या जो रोगी व्यक्ति हैं उनको अभ्यंग निषेध होता है, ठीक है। तो ये अभ्यंग निषेध का मीनिंग। तो अपने पास अभ्यंग आए तो आप सबसे पहले डेफिनेशन, देन लाभ, देन अभ्यंग निषेध, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। व्यायाम तो आप समझते हैं, ठीक है ना, शरीर को जो व्यायाम करते हैं वो व्यायाम मतलब वही है। इससे क्या क्या लाभ हैं इसके, इससे जो फैट होती है जिसको आयुर्वेद में मेद कहते हैं, ठीक है, मांस के बाद जो धातु आती है मेद, तो वो फैट नाशक होता है। ये जठराग्नि तीव्र हो जाती है इससे, जब आप व्यायाम करते हैं तो उसके बाद आपको भूख लगने लगती है, ठीक है, तो वही जठराग्नि इससे तीव्र हो जाती है। काम करने की शक्ति मिलती है इससे, ठीक है। और अंगों का स्पष्टीकरण, जब आपकी फैट जब नाश हो जाएगा तो आपके अंगों का स्पष्टीकरण हो जाएगा, यानी कि आपके जो अंग हैं वो अच्छे से दिखने लगेंगे, ठीक है। अब अपने पास 2 टॉपिक और हैं। एक है आपने व्यायाम कर लिया तो उसके बाद स्नान, ठीक है, जो भी अपने व्यायाम करने से जो पसीना उत्पन्न हुआ है उसके लिए फिर स्नान करना, एंड उसके बाद भोजन। तो स्नान के लिए एक आपको ये बस ध्यान रखना है कि स्नान के लिए जो उष्ण जल होता है, जो उष्ण जल है,
उष्ण जल को निचले भाग पर यूज किया जाता है, जो अपने पास यानी कि कमर से निचला जो भाग है यहाँ पर उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। स्पेशली ये है कि उष्ण जल से सिर को नहीं साफ करना चाहिए, ठीक है ना, सिर पर इस उष्ण जल का यूज नहीं करना चाहिए। सिर पर ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और सिर के नीचे जो भाग हैं उनको उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। ये लाभदायक होता है, लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि उष्ण जल से जो सिर पर जो हेयर हैं और आइज हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो आइज हैं, आइज खराब होती हैं इससे, उष्ण जल से, और जो सिर पर जो हेयर हैं उनका लॉस होता है, ठीक है। तो इस वजह से उष्ण जल से स्नान नहीं करना चाहिए सिर से ऊपर, और जो सिर के नीचे है वहाँ उष्ण जल का यूज करना चाहिए। सिर के ऊपर जो अपने पास फेस है वो उसको ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद लास्ट अपने पास भोजन आता है। तो भोजन तो अपने पास आवश्यकता अनुसार भोजन करें, ठीक है, और जो अपने पास उनमें सारे के सारे पौष्टिक तत्व होने चाहिए वही सब इस भोजन में लिखना है। भोजन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ तक जैसा कि मैंने आपको चार्ट में पहले बताया था कि हमने ये अपने पास पॉइंट थे। प्रातः उठना, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में, डन। मलोत्सर्ग मैंने दिशा का भी बताया था, मलोत्सर्ग का दिन में नॉर्थ साइड में एंड साउथ, और जो रात्रि होती है उसमें साउथ में मुख करके मल मूत्रोत्सर्ग करना चाहिए। इसके बाद दांतुन के 3 गुण हमने बताए थे, ठीक है, किस किस वृक्ष की होनी चाहिए, कौन से रस होने चाहिए एंड उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और अग्रभाग कोमल होना चाहिए, राइट। इसके बाद आचमन, आंखों को धोना, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 प्रकार के अंजन का बताया था, सौविरांजन एंड रसांजन। नश्यादि है ना, नश्य, गंडूस हो गया, कवल हो गया, ठीक है, इनकी बात करी थी हमने, ठीक है। पान का यूज करना, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। उसके ये रहा अपने पास गंडूस और कवल का यूज, ठीक है। धूम्रपान हो गया, ठीक है, इसी के अंतर्गत नश्यादि में धूम्रपान भी था, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक वर्ड है प्रसादन, जो इत्र का वगैरह का यूज होता है, वो अपने पास यहाँ पर था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से इसको स्किप कर दिया था, राइट। नेक्स्ट है अपने पास अभ्यंग, यानी कि शरीर पर तेल की मालिश, ये हम पढ़ चुके हैं। व्यायाम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। अच्छा, उपटन करना, उपटन का मतलब क्या होता है, ये कुछ कुछ अभ्यंग जैसा ही है। जैसे अभ्यंग में शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, उपटन में हम क्या करते हैं, जो कफनाशक होते हैं, कषाय और तिक्त द्रव्यों को पीसकर क्या करते हैं, उसका शरीर पर घर्षण करते हैं, ठीक है ना। तो अभ्यंग के बाद जैसे मतलब उपटन हो गया, उपटन में वही अपने पास शरीर पर मालिश ही करते हैं, कफनाशक और जो कषाय तिक्त होते हैं उसके द्रव्य हैं, उस रस से युक्त, कषाय और तिक्त रसों से युक्त जो द्रव्य हैं उनका यहाँ पर सेवन करते हैं, शरीर पर मलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नान, ठीक है, ठंडा और गर्म पानी दोनों बता दिया, ठीक है। गर्म पानी से सर पे नहीं करना है, ठीक है, गर्म पानी से सर से नीचे करना है और ठंडे पानी से सर पे ऊपर करना है, क्योंकि जो उष्ण जल है उससे हेयर और जो आइज हैं उनकी जो आइज की जो रोशनी है वो छीड़ होती है और हेयर लॉस होता है, ठीक है। इसके बाद भोजन, भोजन का नॉर्मल, ठीक है, अपने पास आवश्यकता अनुसार अच्छे से भोजन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड लास्ट टॉपिक, सदव्रत। सदव्रत का मतलब होता है वही अपने पास जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं कि अपने पास ये वह आहार विहार, ठीक है, जो लौकिक व पारलौकिक दोनों में हितकारी है, यही अपने पास जो आचरण होता है इसी को इनडायरेक्टली हम सदव्रत बोलते हैं। अब आप सदव्रत में क्या कर सकते हैं, बड़ों का सम्मान करें, ठीक है, धर्म पालन करें, सारी चीज़ें चोरी नहीं करें, सारा कुछ सदव्रत के अंतर्गत आता है, जो आप सोच सकते हैं जो अच्छे समाज के लिए आवश्यक है, ठीक है। बड़ों के साथ बैठें, बड़ों के पैर छुएं, ठीक है, ये सारा कुछ सदव्रत के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो आपको सोच सकते हैं अच्छे कार्य, वो सारा कुछ सदव्रत है। और इसके बाद अपना एक लास्ट है रात्रिचर्या। तो यहाँ पर जैसा कि आपको एक टॉपिक है कि दिनचर्या है ना, तो हम दिनचर्या दिन का पढ़ते हैं। बाकी रात्रिचर्या का मतलब इतना सा है कि आपको रात्रि में सोना चाहिए, ठीक है, किधर फेस करके सोना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि रात्रिचर्या में अगर सो रहे हैं तो सोते समय जो सिर है वो या तो पूरब में होना चाहिए या फिर कहाँ होना चाहिए, दक्षिण में, ठीक है। तो जो सिर है, सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए सोते समय, ठीक है। और अगर बाहर या तो रात्रि में बाहर ना निकलें, अगर निकल भी रहे हैं तो ऐसे बुक में वगैरह में लिखा हुआ है कि वो मतलब कुछ छड़ी वगैरह लेके निकलें या साथ किसी के साथ निकलें, ये रात्रिचर्या है जस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास चैप्टर फिनिश होता है, लगभग 20 मिनट का चैप्टर अपना, ठीक है। और इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी बताया है क्या क्या जनरली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अपने पास दातुन हो गया,
ठीक है। और उसके बाद हमने अंजन सौविरांजन रसांजन में अंतर, ठीक है, एक गंडूस कवल, ठीक है, और अभ्यंग और व्यायाम में क्वेश्चन आ जाएगा अभ्यंग व्यायाम से। तो 1 2 3 और अपने पास यहाँ अभ्यंग और व्यायाम से एक क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है। अंजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रसांजन और सौविरांजन का वो मीनिंग आ जाता है कि प्रतिदिन है कौन सा 7 दिन में है, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।